स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारे साथ एक ऐसे स्टूडेंट बैठे हैं जिनका IBPS PO के अंदर फाइनल सिलेक्शन हो गया है, जिनको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अलॉट हुआ है। स्टूडेंट का नाम है शिवम कुमार सिनोरिया और ये शिवपुरी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्होंने कड़ी मेहनत से इस बैंक के एग्जाम को, जो कि IBPS PO का एग्जाम है, उसको क्रैक किया है। So many congratulations to you शिवम। थैंक यू सर। आप शिवम मेरे को ये बताइए थोड़ा सा अपने बारे में कि कहाँ से आप मतलब ग्रेजुएशन करी आपने और कहाँ से बिलोंग करते हैं, कब से प्रिपरेशंस कर रहे थे, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मैं मध्य प्रदेश के सिटी शिवपुरी में रहता हूँ। मैंने जो ओके, मेरी ग्रेजुएशन है मेरे यहीं घर के पास शिवपुरी में ही एक कॉलेज है, ठीक वहाँ ठीक। बीए कर रखा है। उसी से प्राइवेट किया था कि पढ़ने में दिक्कत ना हो, बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फाइट करने के लिए। और मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा हूँ अभी 2 साल से। 2 साल से आप कर रहे थे। ये मेरा IBPS PO का सेकंड अटेम्प्ट है, जिसमें मैंने सारा क्लियर कर लिया। इसके पहले भी मैंने जो अटेम्प्ट दिया था उसमें मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था, बट समहाउ ओके इंटरव्यू में मेरे मार्क्स थोड़े कम थे, मतलब इट वॉज अराउंड 37 मार्क्स। वो शायद मेरी कुछ मिस्टेक्स होगी या जो भी था, बट मैं लास्ट ईयर थोड़ा सा ज़्यादा प्रिपेयर करके किया था इंटरव्यू के लिए कि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी चीज़ है, बट मुझे उतना थोड़ा काम रहना था। बट इन दिस टाइम मेरे 85, इट वॉज लाइक 89 मार्क्स है इंटरव्यू में। इस बार मैं बिल्कुल सिंपल होके गया था। और ओके ओके ओके। सो कब, कौन से ईयर से आपने स्टार्टिंग कर ली थी बैंकिंग के प्रिपरेशंस के लिए, कौन सा मैं ईयर? 2021। 2021 से आपने स्टार्ट किया था। ओके, तो अभी केवल 2 साल ही हुए हैं ना, लगभग 2 साल हुए, और 2 साल में आपने IBPS PO जैसा एक बड़ा एग्जाम को क्रैक किया है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जो 1 अप्रैल था, यस जो सर। 1 अप्रैल था, जो जब आपका रिजल्ट आया, तो उस समय पे आपको कैसा फील हो रहा था? मतलब वो पल आप अपने शब्दों में बयां कर पाओगे, जरा हमें बताओगे? मैं आपको बताता हूँ, मुझे तो मतलब देखने में थोड़ा ऐसा लग रहा था कि अभी क्या होगा, होएगा या नहीं होगा। तो मेरे तो फ्रेंड्स ने देखा था रिजल्ट मेरा। अच्छा, फ्रेंड्स ने देखा था, ओके। मैं वो बोल रहे थे कि रिजल्ट का क्या है, देखा या नहीं देखा। तो मैंने तब देखा ही नहीं था, मेरे फ्रेंड्स ने बताया मुझे कि ऐसा ऐसा है, रिजल्ट आ गया है, अब जाके देख। वो बता नहीं रहे थे कि हो गया है, अच्छा अच्छा अच्छा। बट तो स्टिल फ्रेंड्स तो यही करते हैं, फ्रेंड्स ऐसे ही करते हैं, वो रियल बताते नहीं है, वो कहते हैं, सस्पेंस में रखते हैं कहीं ना कहीं, है ना। बिल्कुल। सो वो। यस ये सर। बताना मेरे को कि जब आपको पता चला कि आप फाइनली सिलेक्ट हो चुके हो और आपको एक बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अलॉट हो चुका है, तो ये बात सबसे पहले आपने किसको जाके बताई अपने घर में? मेरे घर में मेरी मम्मी को बताई। सबसे पहले मैं मंदिर गया, ओके, अच्छा अच्छा। वहां पे मैंने जाके थोड़ा प्रे किया। उसके बाद मैंने घर पे बताया, मेरे फ्रेंड्स को बताया, मेरी मम्मी को बताया। मेरे पापा तो मंदिर में थे, तब उनको पता था क्या रिजल्ट आने वाला है, तो वो मंदिर में ही बैठे हुए थे। अच्छा 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 अच्छा। देन फिर उनको जाके बताया। तो उनका क्या एक्सप्रेशन था, मतलब कैसा लग रहा था उन्हें? वो तो ज्यादा खुश थे, मम्मी के तो आंसू आ गए थे मेरी। और मुझे मेरे एक्सप्रेशन समझ ही नहीं आ रहे थे कि इस टाइम पे क्या करना है। मतलब मुझे पहले ये लग रहा था कि सिलेक्शन होगा तो मैं ज्यादा खुश हो जाऊंगा या काफी हम्म। कर रहूंगा, बट ये तब पता चला तो वो एक्सप्रेशन समझ ही नहीं आ रहे थे कि अभी हुआ क्या है। मैं ब्लैंक हो गया था बिल्कुल कि अभी इस टाइम पे क्या करना है। फिर धीरे 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 समझ में आया कि हाँ, सही हुआ वो। मतलब ऐसे एक्सप्रेस मैं कर नहीं सकता वर्ड्स के थ्रू, बट यस वो यस। ज्यादा बड़ा मूवमेंट था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बिल्कुल, वो क्या हुआ। मोमेंट छोटा नहीं था, वो बहुत बड़ा, इतना बड़ा मोमेंट था कि हम बता नहीं सकते हैं, जिसके लिए बच्चे इतने सालों से मेहनत करते हैं। वो मोमेंट आपको मिला अपनी लाइफ में, यस। तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। सो शिवम, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूंगा कि ऐसा क्या आपको इंस्पायर कर रहा था, ऐसा क्या इंस्पिरेशन मिल रही थी कि आप बैंकिंग की तरफ गए? व्हाई नॉट SSC? SSC का मतलब सबसे पहले तो मैं फिगर आउट कर रहा था कि कौन से एग्जाम्स देने चाहिए। पहले मैं RBI ग्रेड बी की ही प्रिपरेशन कर रहा था, बट
उस टाइम पे थोड़ा कोविड का इशू था, तो पहले आरबीआई का थोड़ा लेट एग्जाम होता था। उस टाइम थोड़ा जल्दी हुआ और मेरी प्रिपरेशन थी नहीं, तो ओके। मुझे थोड़ा सही सही सा नहीं लगा। फिर मैंने थोड़ा फिगर आउट किया कि कौन सा एग्जाम देने चाहिए, तो बैंकिंग में ये समझ में आया कि इसके रिजल्ट्स काफी ज्यादा फ्रिक्वेंट होते हैं ओके और यार। काफी जल्दी मिल जाती है, और मेहनत तो हर जगह ही करनी है। ये तो एसएससी देखा, बट उसमें हल्का सा डिले लगा मुझे, तो मैंने सिर्फ बैंकिंग की साइड ही स्विच किया। यही सोच के सिर्फ बैंकिंग का ही किया कि इसमें थोड़ा जल्दी जल्दी सेटलमेंट है और सारी चीजें बिल्कुल सही है। बिल्कुल। सो जैसे आपने 2 साल पेपर दिए तो फर्स्ट ईयर में आपको काफी सारे असफलताएं आपको मिली होगी, फेलियर्स मिले होंगे। तो आपका विश्वास यानी कि जो कॉन्फिडेंस था, जो मोटिवेशन था, वो कहाँ से आपने बूस्ट किया अपना? ये टीचर्स हैं, सौरभ सर हैं एक, उनसे अच्छा। पढ़ा हुआ हूँ मैं, वो पर्सनली भी जानते हैं। मतलब ओके। मेरा फर्स्ट ईयर में प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम पे प्री क्लियर ही हुए थे, सिर्फ एक दो तीन प्री क्लियर हुए थे। एग्जाम राइट। से रह जाते सिर्फ 0.75 मार्क्स से, 1 मार्क्स से। तो वो देखने में बड़ा खराब लगता था कि इतनी हम्म। मेहनत है और सिर्फ 1 मार्क्स से रह गया। मतलब वो सारा कुछ करने के बाद ही सेल्फ डाउट आने लगता है। ये जो हम्म। एग्जाम अभी क्लियर हुए, मतलब कुछ ऐसा नया नहीं हुआ कि काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गया हो। सारे सेम एग्जाम जाते हैं, आप एक लेवल पे मेहनत कर लेते हो तो सारे एग्जाम सेम ही जाते हैं। बट वो वहां का एक थोड़ा वो होता है कि एग्जाम पे आप कैसा बिहेव कर रहे हो, तो राइट। वो थोड़ा ऊपर नीचे करके बता देता है। बाकी जो एग्जाम से मेरे क्लियर हुए और जो एग्जाम से मेरे नहीं क्लियर हुए, उनमें कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं था कि बहुत ज्यादा कुछ कर लिया मैंने। सब कुछ सेम था, क्योंकि मेहनत सब में सेम चल रही थी। हम्म। सिर्फ 6 महीने का सिलेबस होता है, अगर आपने वो अच्छे से किया है तो फिर आपकी प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है बस। तो काफी बार नहीं हुआ, फिर मेंस में नहीं हुआ। और एक मैं आपको थोड़ा मेरा वो बताना चाहूंगा। अभी मेरा जो आईबीपीएस पीओ का मेंस था, मुझे स्टोन का पेन स्टार्ट हो गया था। ओके। मतलब ओके। मेरा 2 बजे से एग्जाम था और मुझे 12 बजे स्टोन का पेन स्टार्ट हो गया था। राइट। ओके। सीवियर पेन ही था, तो मैं पेन किलर से लेके सो भी नहीं सकता था। फिर जाके वहां पे पेन किलर वगैरह लिया, मतलब फिर जाके हल्का सा रेस्ट किया, तो मैं डिजीनेस में ही एग्जाम दिया है मैंने मेरा। तो मुझे यही लग रहा था कि इस एग्जाम के लिए मैंने 16 16 17 17 घंटे पढ़ा है अच्छा, अच्छा, अच्छा। दिन से, और सेम टाइम पे ऐसा हो रहा है। तो वहां जाके मैं, वहां तो आधा भगवान ने करवाया है मेरा। मैं आपको सेम सेम यही बोलूंगा, क्योंकि मैं बिल्कुल, मतलब वो कैसे बताऊं मैं आपको, क्योंकि वो ऐसा सा रहता है जैसे आप इंटॉक्सिकेटेड हो काफी ज्यादा। वो जो उनका इंजेक्शन होता है पेन का, वो भी हम्म। ज्यादा रहता है कि उसको लेने के बाद आपको सोना ही है 3 से 4 घंटे, तब वो बॉडी में काम करेगा। ओके। तो ओके। वहाँ जाके एग्जाम दिया, वही है कि आपने मेहनत की है तो कहीं ना कहीं जाके सारी चीजें आपकी ऐड हो जाएंगी। राइट। और टीचर से भी बात की तो वो उनका सिर्फ यही बोलना था, मेरे फ्रेंड्स भी उसको ही बताया, तो वो सिर्फ ये बोल रहे थे कि ये सिर्फ 3.5 घंटे बैठ के आना है। अगर हम बैठ के आ गए इस सिचुएशन में तो जीत गए, सिर्फ इतना सा है। क्योंकि इसमें बैठ गलत नहीं थी, तो बस वही कंप्लीट कर। मेंस के रिजल्ट का भी इतना नहीं था, मुझे यही खुशी थी कि मैंने 3.5 घंटे इस सिचुएशन में बैठ लिया राइट। राइट। बस। और फिर आगे जाके चेक किया तो सारा कुछ सही सही था। मतलब फिर एक वो भी है कि एग्जाम जब सामने आता है तो कितना भी दर्द हो रहा हो आपको, आपको कुछ याद नहीं रहता कि आपके साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल, उस समय तो पे हमें बस यही नहीं पता होता, सिर्फ ये होता है कि एग्जाम निकलना चाहिए। सिर्फ एग्जाम के ऊपर ही फोकस रहता है। इवन हम लोगों के साथ में कौन बैठा है, कुछ हमें आइडिया भी नहीं रहता है। सीधा हमारा यस, जो फोकस रहता है, यस सर। सीधा जो हमारा फोकस रहता है वो सिर्फ स्क्रीन पर ही रहता है ना? तो आपने पेन में भी एग्जाम को निकाला है, और सच में ये तो भगवान की मेहर है आपके ऊपर, जो आपने एकदम से अच्छा सा पेपर दिया और पेपर भी क्वालिफाई किया। इसके पहले भी आरआरबी पीओ के मेन जो एग्जाम था, उसके एक दिन पहले मुझे सबसे फर्स्ट टाइम पेन स्टार्ट हुआ था। तो वो मुझे पता ही नहीं था, वो एग्जाम भी इसी की वजह से थोड़ा, मतलब मेरा सही सही नहीं गया, क्योंकि मुझे ये इंटेंसिटी नहीं पता थी पेन की, ये कैसे पेन होता है। हम्म। बट इस बार थोड़ा ज्यादा प्रिपेयर था कि ठीक है, ये सब तो ऐसे टाइम पे ही होता है। तो वो भी थोड़ा अच्छा सा लगा कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो बस करते रहना है, वो बिल्कुल। सारी चीजें अपने आप ऐड ऑन हो जाती हैं। राइट, राइट, राइट। सो अगर जैसे आपको कुछ फेलियर्स मिल रही थी, यस।
तो आपने अपने आप को थोड़ा सा बूस्ट कैसे किया, कि मतलब कोई आपकी हॉबी ऐसी जो आपको, जैसे आप प्रिपरेशन तो कर ही रहे थे, आप 16-16 घंटे पढ़ रहे थे, तो आप सिर्फ पढ़ ही रहे थे या फिर आप कुछ और एक्सरसाइज भी कुछ करते थे बॉडी के लिए, या फिर जैसे क्या ऐसे ये बताओ, मेडिटेशन कुछ? जैसे मैंने आपको जो 16 घंटे का बताया, ये मेंस के पहले का था। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं रोज 16-16 घंटे पढ़ता था। सिर्फ ओके। मेंस के पहले मैंने इतना पढ़ा है। बाकी मैं 8-9 घंटे तक रोज पढ़ता था। और मैं, हॉबी मेरी, मतलब मैं काफी ज्यादा पहले से ही एक्टिव हूँ ग्राउंड में। तो ओके। मैं 1 से 2 घंटे किसी कोई गेम खेलता ही नहीं था। मतलब कोई गेम खेलता ही था। पहले वॉलीबॉल खेलते थे हम मेरे फ्रेंड्स के साथ, फिर फुटबॉल भी खेलते थे, फिर बैडमिंटन स्टार्ट कर दिया। मतलब 2 घंटे तो खेलना ही है, क्योंकि अगर मैं वो खेलता नहीं था तो मेरा, मतलब माइंड सही से काम नहीं करता था। राइट, राइट, राइट। ये होनी स्टार्ट हो जाती थी। सो ओके, ओके। तो ये तो बहुत मतलब ये चीज थी, ये एक्टिवनेस होती है, ये सारी जो चीजें होती है जो बंदा, जिसकी हॉबी होती है, जैसे आपने बताया ग्राउंड वाली जो थी, ये तो एक्टिवनेस होती है, और यही एक्टिवनेस ही बंदे को आगे लेके जाती है। तो यस। जो बंदा एक्टिव है यार, इवन मतलब उसका तो पेपर निकलना ही है, सीधी सी बात है। सिर्फ आप पढ़ाई पे ही फोकस रखोगे, तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा देखा है कि सिर्फ पढ़ाई पे फोकस होता है, वो रियल में भी पढ़ते हैं 12-12 घंटे, इवन एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं। यस। कहीं ना कहीं मिस्टेक रह ही जाती है उनसे, है ना? जैसे मैं म्यूजिक में भी थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ, तो सिंगिंग भी करता हूँ, गिटार भी बजाता हूँ। मतलब एक टाइम फिक्स कर रखा था कि ये टाइम तो हॉबीज को ही देना है। हम्म। खेलने का तो फिक्स ही था। फिर कभी कभी लगा तो फ्रेंड्स वगैरह सारा एक बैंड टाइप का बना रखा था, वहाँ कुछ जगह किया, तो वो थोड़ा माइंड फ्रेश रहता है। फिर से पढ़ने की मोटिवेशन आती है वापस, वरना एक ही चीज में लगे लगे। थोड़ा इंसान बोर सा होने लगता है, सही कह रहे हो आप, बिल्कुल, है ना? सो शिवम, थोड़ा सा आप हमारे स्टूडेंट्स को आप ये बताएंगे कि जो प्री था, जो आपने प्री निकाला, तो Yes. उसके अंदर आपने कितने मॉक्स, जैसे आपने अपनी स्पीड को कैसे इंक्रीज किया, क्योंकि उसके अंदर तो एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं और स्पीड मेंटेन रखनी होती है, तो ये आपने कैसे इंप्रूव किया जो आपके एक एक बार में ही प्री निकलने स्टार्ट हो गए थे स्टार्टिंग से ही? यस सर। प्री का मैं आपको बताऊं, जब कोई नोटिफिकेशन आ रहा है उस टाइम तक आपका सारा कुछ कंप्लीट होना चाहिए। आपका मेंस भी कंप्लीट हो रखा होना चाहिए। प्री का मतलब आपको टिप्स पे होना चाहिए सारा कुछ। ओके। जैसे जब नोटिफिकेशन आ रहा है उससे उसके बाद से आपको एग्जाम तक, जैसे मैं मेरा बता रहा हूँ, मैं तो एक दिन में 2-2 मॉक्स लगाता था पहले। मतलब एक एग्जाम के लिए ऑलमोस्ट 80 मॉक्स आप बोल सकते हैं। जैसे जो फर्स्ट, यस, मतलब जैसे ओके। मैं नोटिफिकेशन के आने के बाद में, उसके पहले से भी, जैसे मेरा प्री का कंप्लीट हो गया था सिलेबस, मैं मेंस का पढ़ता था, प्री का मॉक ही लगाता था। मतलब एग्जाम भी नहीं है, फिर भी मैं एक रोज प्री का मॉक लगा ही रहा हूँ, कि वो 1 घंटा साइड में निकाल के रख ही देना है। ओके, ओके, ओके। आप प्री का मॉक अगर 2 दिन के लिए भी छोड़ दोगे तो आपकी स्पीड बंद हो जाएगी। आपको कितना भी अच्छे से आता हो, आपका पेन रुकने लग जाएगा। तो आपको जैसे ही प्री का सिलेबस कंप्लीट होता है, टॉपिक वाइज सारा कुछ कंप्लीट करके प्री के मॉक्स देने ही है। मतलब जैसे अभी ये वाला टाइम सबसे बढ़िया है कि आप हाँ। सारे प्री के मॉक्स दो, और हर संडे को एक मेंस का मॉक दो अच्छे से, अगर ओके। आपका हो गया तो। ये मॉक्स ही है प्री के लिए, सबसे मेन सिर्फ मॉक है। प्री के लिए मॉक है, हाँ जी। तो यहाँ पे आप उन स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहोगे जो बिल्कुल बिगनर है? वो लोग कैसे देंगे मॉक, जब उनको अभी सिलेबस के बारे में नहीं पता, उन्हें ये नहीं पता कि रीजनिंग में आना क्या है, मैथ्स में क्या आना है, तो उन्हें तो मॉक नहीं देने चाहिए। उनके लिए क्या आप सजेस्ट करोगे? सबसे पहले तो सारा सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए किसी स्टूडेंट को हम्म। आगे। बिल्कुल सिंपल टॉपिक वाइज वो टॉपिक पढ़ा, उस हम्म। टॉपिक को पूरा कंप्लीट करा, प्री लेवल पे करा, फिर मेंस लेवल पे किया। मेंस लेवल पे भी हैंड टू हैंड करते चलना चाहिए स्टूडेंट को, है ना? यस। जैसे अब कोई भी टॉपिक है जिसको आप प्री में पढ़ रहे हो, हैंड हम्म। टू हैंड उसका पूरा मेंस का भी आगे का वहीं पे देख लिया। मतलब आप चाहे इतने ज्यादा लेवल का ना देखो, बट एक एक्सटेंड तक आपने देख लिया कि इसका मेंस कैसा होता है, वरना आपको एकदम से सारा कुछ नया ना लगे। टॉपिक वाइज सारा कुछ कंप्लीट करके फिर सीधे फुल मॉक भी नहीं देना है। आपको पहले टॉपिक वाइज टेस्ट देने हैं, उसमें टॉपिक। speed कैसी आ रही है। उसके बाद आपको सेक्शन वाइज मॉक देना है, एक सेक्शन में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। देन उसके बाद जाके कहीं आपको फुल मॉक देना है, वरना आपका कॉन्फिडेंस पहले ही लूज हो जाएगा कि 1 घंटे में मैं इतना नहीं कर पा रहा हूँ। पहले टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज, फिर कहीं पे जाके फुल मॉक देना है।
बहुत अच्छे। ये चीज तो समझ में आ गई। अब मेंस में तो एक जीए सेक्शन आ जाता है। यस। मेंस में एक जीए सेक्शन एडिशनल में आ जाता है, बच्चों ने प्री में तो पढ़ा ही नहीं होता। यस। तो उसकी प्रिपरेशन आपने क्या पूरे साल भर करी थी, या फिर लास्ट के मोमेंट में ही, मतलब 2-3 महीने की ही पढ़ाई आपने करी और आपने एग्जाम निकाला? क्या बताना चाहोगे आप हमारे स्टूडेंट्स को? और जैसे मैंने बैंकिंग अवेयरनेस, एक टॉपिक होता है इसमें, जो हम्म। जनरल अवेयरनेस आती है, वो आपको पहले ही कंप्लीट करके रख लेना है। बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी जिसमें सारा कुछ होता है, वो आपका ओके। पूरा कंप्लीट होना चाहिए बेसिक बैंकिंग के बारे में। जब आप मेंस का पढ़ रहे थे हम्म। एग्जाम के पहले, मतलब हैंड टू हैंड, जैसे आप इंग्लिश रीजनिंग मैथ्स को टाइम दे रहे हो, आपको 1 घंटा उसकी भी क्लास लगानी है। वो एक साइड में कंप्लीट करके रख लेना है, कि जब आपका मेंस का एग्जाम आए तो आपको सिर्फ उसको रिवाइज करना है। ओके। उसके बाद करंट अफेयर जो है वो ट्रिकी हो गया है अब। तो आपको 6 महीने का तो बिल्कुल अच्छे से करके जाना है, और लास्ट 4 मंथ्स आपको और ज़्यादा अच्छे से करके जाना है। जैसे इस बार जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, लास्ट 3 मंथ्स का सबसे ज़्यादा पूछा गया है। लास्ट 3 मंथ्स। बट मैं ऐसा सजेस्ट नहीं करूंगा कि लास्ट 3 मंथ्स, आपको 6 मंथ्स ही लेके चलना है टारगेट। और वो जैसे अभी करंट अफेयर में आप वन लाइनर करके जाओगे तो कोई गारंटी नहीं है। मतलब पहले ऐसा होता था कि आप वन लाइनर कोई भी आपने पीडीएफ उठाई और वो कर ली। तो मैं आपको बताऊं तो मैं हर बार रोज सुबह 1 घंटे डेली करंट अफेयर को ही देता था। आप हम्म। उससे एक क्लियरिटी आती है, आपको पता होता है कि चल क्या रहा है। इन डेप्थ आपको पता होता है, और नॉर्मली अब इन डेप्थ ही आ रहा है। तो करंट अफेयर अब ऐसा है कि आपको, जैसे आपका मेन से नॉर्मली सारा शेड्यूल आ ही जाता है पहले से, कि आपका राइट। प्री मेंस तब होगा, उस डेट से आपको 6 महीने अपने निकाल लेने हैं अलग से, हम्म। कि मुझे इस टाइम से डेली करंट अफेयर स्टार्ट कर देना है। और 6 नहीं, मैं आपको बोलूंगा कि 7 महीने पहले से, क्योंकि आपको फिर न्यूज का पता रहेगा कि ये किससे रिलेटेड है, आपको न्यू नहीं लगेगा। उसके बाद डेली का ही करना है, क्योंकि अब पीडीएफ से अब लास्ट में करोगे तो 5 से 6 7 8 10 नंबर भी आ जाएंगे, बट वो आपको ये मार्जिन प्रोवाइड नहीं करेगा। तो राइट। आप राइट। डेली आप करोगे पहले से, तो आपको अपने आप में ही कॉन्फिडेंस लगेगा कि क्या पूछ लेंगे, इतना तो मैं कर ही दूंगा। यस। राइट। आज की डेट में डिटेल्स में जाने लग गया, ये चीज तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। वन लाइनर से कुछ भी नहीं होता। यस। सही बात तो ये है। ये एक समय हुआ करता था, आई थिंक 2015 या 16, जब बैंकिंग के एग्जाम्स ऐसे आते थे कि एक स्टूडेंट वन लाइनर पढ़ के जा रहा है और अच्छा स्कोर भी कर रहा है जीए के अंदर। इवन आज की डेट में तो जो एट प्रेजेंट देखा जाए, तो क्लैरिकल भी जो होता है, उसके यस। अंदर भी जो जीए आती है वो भी डिटेल्स में पूछ रहा है। राइट। यस सर। जीए का सेक्शन सिर्फ एक ऐसा हो गया कि आप उसमें जीए का सेक्शन देख के ये नहीं बोल सकते ये पीओ का है या क्लर्क का है। वो यस। कहीं भी कुछ भी लेवल शो कर देते हैं अपना जीए में। तो वो बिल्कुल। काफी की हो गया है अब। हाँ, अब इवन हम लोग एक और चीज देखते हैं, जैसे रीजनिंग है। तो रीजनिंग के अंदर भी जो प्री होता है वो नॉर्मल होता है ना, मॉडरेट लेवल तक की आती है, इजी टू मॉडरेट। क्लैरिकल है तो इजी लेवल है, और पीओ है तो मॉडरेट हो गई। लेकिन जब मेंस में पहुंच जाते हैं, तो चाहे आप क्लैरिकल का पेपर दे रहे हो, यस। चाहे आप पीओ का पेपर दे रहे हो, रीजनिंग थोड़ी हार्ड आने लगती है। यस। तो उस समय पे क्या करते हो आप, जब रीजनिंग में स्कोर नहीं आ रहा, फिर मैथ्स, मैथ्स भी ऐसी रह गई है कि उसमें भी लेवल बढ़ गया है। तो यस। स्टूडेंट करे क्या? इस समय पे क्या स्टूडेंट करे? पूरा फोकस अगर वो जीए पे करता है, तो जीए भी ऐसी आ रही है कि डिटेल्स में जा रही है। यस। तो स्टूडेंट क्या करे? आप हमें बस इतना बताइए। जैसे मैं आपको एक मेरे एक्सपीरियंस से बताऊं, अगर एग्जाम टफ है, यस। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैथ्स टफ आ गई है मेंस में तो एग्जाम टफ है। बट मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, जो नॉर्मली काफी सारे बच्चे बोलेंगे भी आपको जो प्रिपेयर कर रहे होंगे पहले से, अगर राइट। मेंस एग्जाम को टफ बनाना है तो अगर उसमें रीजनिंग टफ आ गई हम्म। तो वो एग्जाम टफ हो जाएगा। क्योंकि मैथ्स अगर एक एक्सटेंड तक इजी भी आ गई तो आप 15, आप नॉर्मली 10 अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप 13 कर लोगे। हम्म। बट रीजनिंग यहाँ पे आप 20 25 27 अटेम्प्ट कर सकते हो, वो टफ आ गई, और वहां से आपके सीधे गिर के अटेम्प्ट आ जाएंगे 10 9। राइट। यस। तो उस समय पे स्टूडेंट के पास क्या चारा रहेगा, जब मैथ्स में भी स्कोर कम, और इंग्लिश में भी स्कोर, सॉरी, जी रीजनिंग में भी स्कोर कम, यस। जीए में अगर बच्चा डिटेल्स में नहीं पढ़ के जा रहा है तो उसमें यस। भी स्कोर कम। अब इंग्लिश, इंग्लिश में बच्चा क्या करेगा फिर?
कैसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करे, जो वो इंग्लिश में एटलीस्ट एक सब्जेक्ट तो ऐसा होना चाहिए ना जिसमें स्कोर बहुत अच्छा है। कैसे यस। करना चाहिए इंग्लिश को इम्प्रूव, बताइए। इंग्लिश के लिए मैं आपको बताता हूँ, मैं तो एडिटोरियल पढ़ता था। न्यूज़पेपर एडिटोरियल। में एडिटोरियल आता है, अगर आप वो रोज पढ़ रहे हैं मतलब उससे नॉर्मली हमें इतना लोड नहीं लेना है कि ये समझ में आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है। आपको सिंपली बस रीड करना है, आपको कुछ रिवाइज नहीं करना, कोई वोकैब नहीं देखनी। मतलब मैं मेरा बता रहा हूँ, बट वोकैब देख लेनी चाहिए। बट मैं जैसे बता रहा हूँ, मैं काफी पहले से पढ़ रहा था एग्जाम के। तो वो आपको वर्ड्स का कॉन्टेक्स्ट समझ में आने लगेगा, और आपकी जो रीडिंग एबिलिटी है वो नॉर्मली काफी तेज हो जाएगी, अगर आप रोज सिर्फ 10 से 15 मिनट एक एडिटोरियल को पढ़ रहे हैं। और फिर इसके बाद आपका एक्स्ट्रा है कि आपने सारे टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट कर रखे हैं, प्रैक्टिस हम्म। कर रहे हैं। जैसे हम्म। पैरा जंप एक टॉपिक है, वो काफी ज्यादा ट्रिकी आता है। उसकी आपने कितनी प्रैक्टिस करी है, क्लोज टेस्ट है। मेनली रीडिंग से ही 70 to 80% बैंकिंग में आपको इम्प्रूवमेंट लगने लगेगा। आप जितनी ज़्यादा रीडिंग कर रहे हो, आपको जितना ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड हो रहा है, उसके बेहाव पे ही तो वो डेली ही करने से आएगा। मतलब ओह, जैसे मैथ्स में नॉर्मली हम रीजनिंग में 15 से 20 दिन, 1 महीने 1.5 महीने दे के हम इम्प्रूव कर सकते हैं उसमें। बट इंग्लिश में ऐसा नहीं कर सकते, इंग्लिश तो लैंग्वेज है, वो आपको लाइक। पहले से समझना पड़ेगा। वो धीरे धीरे ही इम्प्रूव होगी, वो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आप नॉर्मली कहाँ से कहाँ पे आ गए। बिल्कुल। यस। उसके लिए और इसके अंदर एक डेस्क्रिप्टिव पेपर भी तो होता है आईबीपीएस के अंदर। तो उसकी प्रिपरेशन आपने क्या किया उसके लिए कि आपके डेस्क्रिप्टिव में भी अच्छा स्कोर आया, जिससे कि आपका ओवरऑल पेपर निकला? क्या उसके बारे में सजेस्ट करिए बच्चों को। जैसे डिस्क्रिप्टिव में आपको, जैसे मैंने आपको बताया मुझे कहाँ से हेल्प मिली, जो मैं एडिटोरियल पढ़ता था उससे रिलेटेड ही आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि नॉर्मली जो एक ऐसे आता है उसमें और एक लेटर आता है। यस, ऐसे और लेटर, यस। फॉर्मल आता है, एक इनफॉर्मल आता है। आप नॉर्मली कोई भी एक प्रिपेयर करके चले जाओ, इनफॉर्मल करके चले जाओ, उसको अटेम्प्ट करके आओ। पहले से ही आपको प्रैक्टिस करी होनी चाहिए उसके लिए, कि उसका फॉर्मेट एटलीस्ट आपको बिल्कुल क्लियर कट हो, कि आप बॉडी में कुछ नहीं लिख पा रहे हो इन केस। बट ऐसा होना नहीं चाहिए कि आप आईबीपीएस पीओ का मेंस देने जा रहे हो और आपको बॉडी भी नहीं पता। मतलब पता आपको सब कुछ ही होना चाहिए, बट आप उस पर रोज प्रैक्टिस कर रहे हो मेंस का रिजल्ट आने के बाद। मतलब आधा घंटा आप निकाल के सिर्फ टाइपिंग कर रहे हो आपकी। और जो ऐसे आता है, ऐसे में आप, जैसे मैंने आपको बताया एडिटोरियल ने मुझे काफी ज्यादा हेल्प की, क्योंकि एक ऐसे आता है आपका करंट सिनेरियो से रिलेटेड होके। ओके। यस, तो वो आपको ऐसे भी कम से कम 15 20 टॉपिक पे पहले टाइप करके लिख लेने हैं। क्योंकि हम्म। वहां पे जब डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट होता है एग्जाम, तो आपको चारों साइड से आवाज आती है, सारे लोग कीवर्ड्स को ठोक रहे होते हैं। अगर आपके यस। दिमाग में पहले से कुछ सेट नहीं है, तो आप वहां पे इतना होपलेस हो जाओगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे हो। तो वो सारा कुछ है कि बस आपकी प्रैक्टिस पे आपने पहले से कितनी प्रैक्टिस की है। मतलब डिस्क्रिप्टिव की वजह से भी काफी सारे बच्चे रह जाते हैं जिनका ओवरऑल निकल गया और डिस्क्रिप्टिव नहीं निकला। यस। 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 काफी स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो डिस्क्रिप्टिव में रह जाते हैं, मतलब पेपर निकाल लिया होता है, सारी सेक्शनल कट ऑफ निकाल ली होती है और उसमें रह रहे होते हैं डिस्क्रिप्टिव में। तो तो वो लास्टली ये समझते हैं कि वहीं पे जाके सीधे कर लेंगे। यस। नॉर्मली आपको मेंटलिटी बता रहा हूँ, सबको ये लगता है कि मतलब थोड़ा कि ये तो कर ही लेंगे, मतलब इसको बिल्कुल लो ले लेते हैं हम्म। कि मतलब डिस्क्रिप्टिव में क्या, सिर्फ लिखना ही तो है। बट वहाँ आपके सही मार्क्स हैं तो आपको एक मार्जिन भी प्रोवाइड हो जाता है। राइट, राइट, राइट। तो हमें ओवरऑल एक मार्जिन लेना होता है, यानी कि आप एक और बात बताना चाहेंगे कि जो कट ऑफ होती है, कट ऑफ से भी हमें कुछ स्कोर ज्यादा लेके आना होता है, राइट? है ना? तो वो अगर ज्यादा स्कोर नहीं आ पाया तो फिर से बच्चे रह जाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि इंटरव्यू में इतना स्कोर नहीं मिल पाता हर एक स्टूडेंट को, है ना? तो उसके बारे में जैसे आप यहाँ पे क्या बताना चाहेंगे, बच्चों को क्या सजेस्ट करेंगे कि वो स्कोर कैसे बढ़ाए अपना, कट ऑफ से ऊपर कैसे लाए? क्योंकि बच्चे इवन कट ऑफ नहीं स्कोर निकाल पा रहे होते हैं, तो वो कट ऑफ से 10 नंबर या 8 नंबर ऊपर कैसे लेके आए? इसके जैसे बारे में क्या बताएंगे? जैसे नॉर्मली आप मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपको कट ऑफ का सबसे पहले तो सोचना ही नहीं है। आपको कट ऑफ दिमाग से निकाल देना है। आपको जैसे 225 मार्क्स का एग्जाम होता है हम्म। आईबीपीएस पीओ मेंस, नॉर्मली मॉक्स देते हैं हम, उसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं मिलता। तो आपको यस। 200 में से अपने एंड से मिनिमम आपको इतना सेट करके रखना है कि आपके 80 to 100 के बीच में मार्क्स आए नॉर्मली। और ओके। मार्क्स को भी हम साइड रखें तो जो परसेंटाइल एक बेस होता है, वो आपका नॉर्मली 90% रहे।
मतलब आप 10% में होने चाहिए हो जो मॉक्स दे रहे हैं। हम्म। आपकी परसेंटाइल 90, 97 है, 95 है, 96 है, 97 है कंटिन्यूअस, मतलब एक दो बार तो नॉर्मली आ जाती है। बट आपका कंटिन्यूअस वे में अगर 90% से ऊपर है तो आपकी पढ़ाई सही चल रही है। ये सीधा है। अगर आपको कभी देखना है कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, कितनी तो खराब चल रही है, कितनी अच्छी चल रही है, आप मॉक दो और अपनी परसेंटाइल देखो, मार्क्स मत देखो। हाँ, आपने ये बात बिल्कुल सही बोली, अपनी परसेंटाइल पे फोकस करना है। वो अगर 90% से ऊपर आ रही है तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, राइट। एकदम ये सही। चीज है। ओके ओके। सो शिवम, आप ये बताएंगे कि आपका आईबीपीएस पीओ निकला, Yes. आईबीपीएस क्लर्क, ये एग्जाम्स आपने नहीं दिए थे? आरआरबी दिए थे। क्लर्क? यस। अच्छा अच्छा। आरआरबी क्लर्क में मेरा प्री में नहीं हुआ था। ओके ओके। आरआरबी पीओ का मेरा क्लियर था, बट मैंने आपको बताया मुझे स्टोन था। वो भी हम्म। मतलब काफी अच्छा एग्जाम जाता मेरा, जैसे मैंने मॉक्स में परफॉर्म कर रखा था, बट स्टिल सेम टाइम पे ही हुआ। तो वहाँ हम्म। उसमें थोड़ा हुआ। आईबीपीएस क्लर्क का भी मेरा क्लियर था, उसमें कुछ अच्छा। मार्क्स पे अभी रह गया है जो रिजल्ट आया। ओके ओके ओके। और और फिर फैमिली फंक्शंस हो गए थे तो एसबीआई और आईबीपीएस, एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ में थोड़ा एग्जाम्स सही से नहीं हो पाए थे मेरे। ओके ओके ओके, कोई नहीं। अपने को तो जॉब चाहिए होती है, और वो जॉब आपको आईबीपीएस ने दे दी थी। तो ऐसा कोई बड़ा नहीं था सीन कि एसबीआई नहीं निकला, कोई इशू नहीं। ठीक है। पर फिर भी मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि एक इंसान जो अपनी मेहनत करता है, जो अपने साल देता है बैंकिंग की प्रिपरेशंस में, उसको जब लास्ट में जाके सफलता मिलती है, तो Yes. वाकई में वो भूल जाता है कि हमने 2 साल क्या किया, कि हमारे वेस्ट हो गए 2 साल 3 साल, वो सारी बातें भूल जाता है और Yes. फिर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने लगता है। Yes, sir. तो आपको आगे की तरफ अब बढ़ना है, अब पीछे नहीं मुड़ना है। यस यस। आईबीपीएस पीओ निकल चुका है, आपको सेंट्रल बैंक अलॉट हो चुका है। अब आपको जो पीछे की रीजनिंग, मैथ्स, ये सारी चीजों को भूल के आपको इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, इन चीजों पे ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है, यस सर। राइट। यस सर। सो बैंकिंग में अभी तो मुझे लगता है कि आपका जो ज्वाइनिंग होगी वो इलेक्शंस के बाद ही होगी, है ना? यस सर, कोई डेफिनेटली। बात नहीं। तो रेडी हो ना आप उस चीज के लिए? यस सर, बिल्कुल। ठीक है, तो मैं लास्ट में बस कंक्लूड करना चाहूंगा, और आप एज अ टॉपर कोई टिप देना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स को कि ओवरऑल एग्जाम के लिए कैसे अपने आप को मोटिवेट रखें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 3 3 4 4 साल से पेपर दे रहे होते हैं और निकल नहीं पा रहा होता है। वो यस। होप खो देते हैं, उनको आता बहुत कुछ है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जाके पता नहीं क्या होता है कि प्री निकल रहे होते हैं, मेंस नहीं निकाल पा रहे होते हैं। तो उन लोगों के लिए एक ओवरऑल फाइनल टिप ऐसा टॉपर बताइए। यस सर, प्री काफी बार क्लियर नहीं होता तो लोग वापस प्री पे मेहनत करने चले जाते हैं। ये सबसे ज्यादा होता है कि जैसे मेरा प्री नहीं निकला तो मैं मेंस को छोड़ के प्री पे ही लग जाऊंगा। सबसे मेन ये है कि आपने प्री का एक बार कंप्लीट कर लिया, आपको सिर्फ उसके लिए मॉक्स देने हैं। ओके आपका सही से स्कोर नहीं आ रहा है तो आपको जैसे बंडल बना के मॉक को एनालाइज करना है। जैसे आपने 3 मॉक दिए, ऐसे सिंपली एक तरीका ये होता है कि आप एक बार में एक मॉक देके एनालाइज कर रहे हो, बट आप मिनिमम 3 मॉक्स दो, तीनों को उठाओ, तीनों को एक रफ शीट लो, उसमें सारे टॉपिक्स देखो आपके तीनों मॉक्स में किस किस टॉपिक्स में किस किस टाइप के क्वेश्चंस में गलती हो रही है, उनको नोट डाउन करो। क्या राइट। क्या आपका सही है उस पर नोट डाउन करो कि ये मेरा सही है, क्या आपसे छूट रहा है और क्या आपसे गलत हो रहा है, सबसे ज्यादा फोकस उसी पे करना है। आप सिर्फ उन टॉपिक्स को उठाओ और उन टॉपिक्स पे आप अपना क्लियर करना स्टार्ट करो। जैसे प्री का आपका कंप्लीट हो गया है तो आपको 3:1 में टाइम देना है मेंस के लिए। आपको मेंस करना ही है। जैसे आपके प्री में स्कोर सही नहीं आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप मेंस का करते चलो, क्योंकि अगर आपने मेंस का नहीं पढ़ा और आपका प्री क्लियर हो भी गया तो वो कोई मतलब नहीं है। हम्म। मेन आपका मेंस ही एग्जाम क्लियर करवाएगा। तो सबसे बड़ा यही टिप देना चाहूंगा मैं कि लोग बाग वापस फिर से प्री में लग जाते हैं, जो कि सबसे ज्यादा गलत है। ये पूरी साल बर्बाद करवा देता है। हमको लगता है कि हम में ही कहीं गलती है और ऐसा होता नहीं है। आप सिर्फ थोड़ी सी चीजें मिस कर रहे हो। आप वापस एक बार जाके मॉक लगाओ, अच्छे से एनालाइज करो थोड़ा शांति में जाके, और मेंस का चलने ही दो। जैसे आप
9 घंटे पढ़ रहे हो तो 6 घंटे आपको मेंस को देने ही है डेली। जैसे ही डेली। आपका 2 महीने में प्री का कंप्लीट होता है, आपको सिर्फ मेंस पे प्रैक्टिस करनी है। यस। अब लास्ट इंटरव्यू, यस। क्योंकि आईबीपीएस पीओ के अंदर तो इंटरव्यू भी था। यस। तो आईबीपीएस का इंटरव्यू जब आप देने गए थे, तब आपको कैसा फील हो रहा था? नर्वस? क्योंकि आपका शायद मुझे लगता है फर्स्ट इंटरव्यू था क्या वो, बैंकिंग का? ये मेरा सेकंड इंटरव्यू था। इसके पहले भी मैं आईबीपीएस पीओ के लिए अपियर हुआ था लास्ट ईयर। ओके ओके, उसमें भी था। तो अब यहाँ पे आपको कैसा फील हो रहा था? क्योंकि आप जब सेकंड टाइम दे रहे थे, तो आपको नर्वसनेस अभी भी थी, या फिर आप बिल्कुल रिलैक्स होके गए थे कि भाई जो होगा देखा जाएगा? क्या बताना चाहोगे? इस बार मैं बिल्कुल रिलैक्स होके ही गया था। पिछली बार मैं थोड़ा पैनिक कर गया था क्योंकि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था कि वो या क्या पूछेंगे, क्या जज करेंगे, मुझे कैसे रिएक्ट करना है वहाँ पे। बट नॉर्मली आपका बिहेवियर, आप कैसे हो, आप नॉर्मल लाइफ में अगर अच्छे से बिहेव कर रहे हो, मतलब जैसे आप पीओ, आपको पहले से ही बन के जाना पड़ेगा वहाँ पे। मतलब वहाँ पे जाने के बाद नहीं बनोगे। आप में वो दिखना चाहिए कि हाँ, बंदे में कॉन्फिडेंस है, वो सारी चीजें कैसे डील कर रहा है। वहाँ पे आप पे प्रेशर भी डाला जाएगा। बिल्कुल। जितना आपका हार्ड इंटरव्यू हो रहा है, उतने ज्यादा आपके चांसेस है इंटरव्यू में होने के। हर ओके। चीज में आपको इंक्लूड कर रहे हैं, हर सिचुएशन में आपको डील करने को बोल रहे हैं। तो आपको वहां पे थोड़ा पेशेंस दिखाना है, और वो सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को ही देखते हैं। जैसे सिर्फ कौन? नॉर्मली मेरा भी इंटरव्यू गया था तो एक दो क्वेश्चंस मेरे गलत भी थे, एक दो मैंने गैस करके भी बोले। ओके। मतलब ऐसा नहीं है कि आपसे 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो 10 के 10 आपको पता होने चाहिए। नॉर्मली नहीं पता होता लोगों को, मतलब आपके 5 से 6 भी गलत हैं और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो कि हाँ सर मुझे नहीं पता। ऐसा नहीं है कि वहां पे आपको बिल्कुल परेशान हो जाना है कि मुझे नहीं पता, अब मैं क्या करूंगा। अच्छा। वो सिर्फ आपके बिहेवियर पर डिपेंड करता है वहां पे, कैसे डील कर रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। और इंटरव्यू के लिए नॉर्मली आपको बैंकिंग के कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आपको पढ़ के जाना चाहिए, और आपको करंट अफेयर का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। और राइट सिम राइट। आपने ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट्स में किया है, उस पे ओके आपको थोड़ा पता होना चाहिए। आप जिस जगह से बिलोंग करते हो वहाँ के बारे में, उसकी हिस्ट्री, ओके। वहाँ पे फेमस क्या है, वो सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। और नॉर्मली जो नेशनल इंटरनेशनल कुछ बड़ा इवेंट चल रहा है, इंडिया कुछ होस्ट करवा रहा है, या इंडिया कहीं पे जाकर पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इतना आपको कवर करके चलना पड़ेगा। ये करंट अफेयर्स का ही पार्ट हो गया ना ये तो। हाँ, तो ये चीजें, तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपने सुना कि ये शिवम ने हमें एक बात बताई कि हमें ओवरऑल करना क्या है। करंट अफेयर्स और जीए, यानी कि बैंकिंग अवेयरनेस, ये तो हमें पढ़ के ही चलना है। और ये तो इन्होंने बोला कि यार तो मेंस में भी आएगी ये सारी चीजें, तो ये तो पढ़ के ही चलनी है पहले से ही। और साथ के साथ आपको जो अपने जो एकेडमिक्स थी उसके बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज रहनी चाहिए। क्योंकि जनरली क्या होता है, बच्चे 3 3 4 4 साल से प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं, तो वो अपनी एकेडमिक्स को भूल जाते हैं कि हमने पढ़ा क्या था उसके अंदर। तो वही चीजें आपका एग्जाम, जो इंटरव्यूअर्स है वो आपसे पूछेंगे, तो उसके बारे में भी आपको देखना पड़ेगा। और ऐसे में शिवम, सबसे ज्यादा मैं आपको लास्ट में सिर्फ और सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशंस ही बोलूंगा थैंक कि यू। आपने इस पड़ाव को, अपनी लाइफ के उस पड़ाव को जिसके लिए लोग ड्रीम करते हैं, ये बैंकिंग की जॉब लोगों की ड्रीम जॉब है यार। ऐसी यस। नहीं है कि हर एक एस्पिरेंट, इवन आप लोग जानते ही हो कि 10 लाख के आसपास लोग फॉर्म भरते हैं। तो 10 लाख लाख लोगों की ये एक ड्रीम जॉब है। तो भगवान ने आपको चुना, आपको आईपीएस पीओ सिलेक्टेड करवाया पूरा, और सेंट्रल बैंक आपको मिल गया। और ये तो एक शुरुआत हुई है शिवम आपकी, यस सर। अभी तो और भी है। अभी तो आपका टारगेट आरबीआई भी है। यस अभी सर। तो कहीं ना कहीं आप आरबीआई का पेपर भी दोगे और उसको भी क्रैक करोगे। यस सर। तो हम आज की जो अपना इंटरव्यू है इसको यहीं पे विराम करते हैं, और स्टडी आईक्यू की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। स्टडी आईक्यू बैंक एंड एसएससी, शुरुआत से सफलता तक।